हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के हमारे इस एक और वीडियो पे, जहां पे हम हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के हमारे सीरीज का ही एक कंटिन्यूएशन वीडियो कर रहे हैं, जहां पे आज हम चैप्टर 9 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी वो टॉपिक्स है जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को, कॉन्सेप्ट्स को और भी एनहेंस करेगी। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हाउ टू गो अबाउट सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग अ कंपनी। कभी भी अगर हम कोई भी कंपनी का नाम सुनते हैं, से रिलायंस हुआ, आईटीसी हुआ, एचडीएफसी हुआ या अपोलो हॉस्पिटल्स, कोई भी ऐसे स्टॉक है जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उस कंपनी के बारे में अगर हमें समझना हो तो सिस्टमैटिकली कैसे कंपनीज को एनालाइज करेंगे, कैसे कंपनीज के डेटा को एनालाइज किया जाता है, वो आज हम समझेंगे। इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या होता है कि वो कंपनीज जो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम एक ब्रॉडर कैटेगरी में लेते हैं और वो उस इंडस्ट्री का पार्ट फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज नेशनल हाइड्रोलिक पावर कंपनी, जिसे हम एनएचपीसी लिमिटेड भी कहते हैं, और नेशनल थर्मल पावर कंपनी, जिसे एनटीपीसी भी कहते हैं, और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड टीपीसी, ये सब जो है वो पावर सेक्टर या पावर इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। इसके अलावा बहुत से और भी अलग सेक्टर्स होते हैं या इंडस्ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, एफएमसीजी इंडस्ट्री होती है, ऑटो की भी इंडस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी इंडस्ट्री होती है। तो वो ऐसी कंपनीज जो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ये सब जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंडर बिलोंग करेंगे। और जो कंपनीज ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें हम एक ग्रुप में फॉर्म करेंगे और उसे फर्दर एनालिसिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो ये कंपनीज बनाती है, उसकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट में क्या कंपटीशन है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन सी कंपनीज जो है एक मोनोपोली रोल प्ले कर रही है, जहां पे कंपटीशन ज्यादा नहीं है, और इन केस बहुत सारी कंपनीज जो है जो एक ही इंडस्ट्री में है, उन सिमिलर कंपनीज में किस तरह की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनके क्या ऐसे स्ट्रेंथ्स है जो उन्हें बाकी कंपनीज उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज से उन्हें अलग करती है। सपोज जैसे नीचे ये एग्जांपल जो दिए गए हैं पावर सेक्टर या इंडस्ट्री के, तो इन तीनों कंपनीज के जब आप फाइनेंशियल स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि ये तीनों कंपनीज जो है वो एक ही इंडस्ट्री के अंडर बिलोंग करती है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करती है उसकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में। फिर हम लोग एक और चीज चेक करेंगे कि इन तीनों के बीच में ऐसी क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो इन्हें एक दूसरे से अलग करती है, और वो ऐसी कौन सी एडवांटेजेस एक स्ट्रैटेजी है जो पर्टिकुलर कंपनीज फॉलो करती हैं, जिससे उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो बाकी सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी से बेहतर है। तो ये सारी चीजें इंडस्ट्री एनालिसिस के वक्त करनी पड़ती है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट एनालिसिस। कॉर्पोरेट एनालिसिस में हम प्रीवियस फ्यू इयर्स के डेटा एनालाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कॉर्पोरेट एनालिसिस में कि जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके करंट ऑपरेशंस जो है ओवर द पास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स या 10 इयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मैनेजमेंट जो है कैसे परफॉर्म कर रही है, उनका ग्रोथ प्लान क्या है, उन्होंने जो भी अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताए थे क्या वो उन्हें टाइम पे अचीव कर पाए हैं या नहीं। ये सब चीजें कॉर्पोरेट एनालिसिस में देखी जाती है। एक और चीज है जो देखी जाती है कि जो 2 या 3 कंपनीज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, उन तीनों के परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स में, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स से कैसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या कैसे खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसी टाइप की एनालिसिस को कॉर्पोरेट एनालिसिस कहा जाता है। उसके बाद आती है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर कंपनी का
जो वो इंडस्ट्री के अंडर आती है उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो ये चेक करना पड़ता है कि उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में जो उनकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो उस लेवल पे एक सही या अच्छी बाई है कि नहीं। फाइनेंशियल एनालिसिस में जनरली कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे जाते हैं और कुछ की पैरामीटर्स है जो चेक किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं अर्निंग पर शेयर क्या है, उनकी पीई रेशियो क्या है, उनका करंट साइज ऑफ इक्विटी क्या है, जिससे क्या होता है एक फ्यूचर एस्टिमेटेड प्राइस जो है आप एक शेयर की कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा अगर ये एस्टिमेटेड फ्यूचर प्राइस जो है काफी ज्यादा निकल के आ रही है, सपोज किसी स्टॉक की 300 निकल के आ रही है और उसका करंट मार्केट प्राइस जो है रफली 150 चल रहा है, तो ये एक गुड बाई है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एस्टिमेटेड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है फाइनेंशियल जो है कंपनी के बहुत ही स्ट्रांग है, बट मार्केट में अभी तक वो मोमेंटम या वो बाई की मोमेंटम अभी तक नहीं आई है। इस तरह के एनालिसिस को फाइनेंशियल एनालिसिस कहा जाता है। और एक और चीज होती है यहाँ पे, फाइनेंशियल कंपनीज के फाइनेंस को जब एनालिसिस करते हैं उससे आपको बहुत सी चीजें पता चलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर पता चलता है कि कंपनी किस तरह से काम करती है, कंपनी में जो फाइनेंसेस है वो कैसे सोर्स किए गए हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई किए गए हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स की गई है। सेकेंड होते हैं इस फाइनेंशियल एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है आगे बढ़ने की, उससे एक ग्रोथ पोटेंशियल जनरेट हो रहा है कि नहीं, एक ग्रोथ एस्पेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं कंपनी का। अगर आप ये समझ लेते हैं कि कंपनी अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर रही है, तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि कंपनी कैसे अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकती है और ओवरऑल खुद को कितना एफिशिएंट बना सकती है। अब सेकेंड टॉपिक जो है वो है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जनरली एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी या कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं ईयरली बेसिस पे। एनुअल रिपोर्ट्स में सभी चीजें मेंशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, रेवेन्यू क्या क्या है जो प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो आपको करनी पड़ रही है वो रेवेन्यू या अर्निंग्स जनरेट करने के लिए, एंड हाउ द कंपनी स्टूड एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ईयर, मतलब पिछले साल की कंपनी की पोजीशन क्या थी और इस साल कंपनी एट क्लोज में उनकी क्या पोजीशन है, हाउ इट फेड प्रॉफिट वाइज ड्यूरिंग द ईयर एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स। और वो सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो शेयर होल्डर्स या उन इन्वेस्टर्स के लिए या उन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की जाती है, जो कि एक शेयर होल्डर को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर बन सकते हैं उनके लिए हेल्पफुल होती है ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। जनरली कंपनी ये एनुअल रिपोर्ट्स को अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करती है। अगर आपको किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना है तो आप कोई भी वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट जो है आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या होते हैं एनुअल रिपोर्ट में। सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड चेयरमैन स्टेटमेंट, जहां पर ये रिपोर्ट या स्टेटमेंट जो है जनरली वो करंट एंड फ्यूचर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस जो है वो शेयर होल्डर्स को बताती है। उसके बाद कंपनी की सभी डिटेल्स जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में आपको वो सब कंप्लायंसेस के बारे में पता चलेगा जो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। फाइनेंशियल कंप्लायंस हो गए, अकाउंटिंग कंप्लायंस हो गए, या कॉर्पोरेट सीएसआर के कंप्लायंस हो गए, वो सब आप चेक कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि जो जो कंप्लायंसेस कंपनी को करनी चाहिए क्या वो कंपनी वो कंप्लायंसेस कर रही है कि नहीं।
उसके अलावा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन मिलती है कंपनी के बारे में, कंपनी के ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में और परफॉर्मेंसेस के बारे में, जनरली एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर्स रिपोर्ट या चेयरमैन स्टेटमेंट जो है इसीलिए प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि कंपनी जो है ट्रांसपेरेंट रहे शेयर होल्डर्स के सामने, और वो क्या काम करते हैं, उनपे क्या क्या कंप्लायंसेस रहती है और वो क्या क्या ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते हैं, वो सभी चीजों के बारे में शेयर होल्डर्स को पता रहे। इसी की वजह से ये डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट किया जाता है शेयर होल्डर्स को। और एक और ऑप्शन होता है और एक और रीजन होता है इस रिपोर्ट को, इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने का, वो ये होता है कि आपने सुना होगा कभी कि कंपनीज में एनुअल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है और बीच बीच में भी मीटिंग्स होती रहती है। तो उस मीटिंग में भी आपने देखा होगा कि वोट करने का ऑप्शन रहता है शेयर होल्डर्स के पास। तो अगर वो ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, डायरेक्टर के स्टेटमेंट या चेयरमैन के स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, तो उनको कंपनी के बारे में एक स्नैपशॉट मिल जाता है कि कंपनी आखिर क्या कर रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो और उसके वजह से उन्हें वोट करने में फिर आसानी होती है। उसके बाद होते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इसमें वो कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पास्ट में वो बात करते हैं कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया और कैसे उन्होंने ओवरकम किया, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है, और उसी के बेसिस पे वो अपना एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बताते हैं कि कहाँ वो जाना चाहते हैं, अपने कंपनी को अपने कंपनी को किस डायरेक्शन में और कैसे स्ट्रेटेजिकली मैनेज करके वो ग्रो करना चाहते हैं। फिर आते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट्स जो होते हैं एक एनेक्शर होते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो एनुअल रिपोर्ट के साथ मिलता है। इसका ऑडिट रिपोर्ट देने का एक पर्पस ये होता है कि अब जैसे कंपनी जो चला रहे हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स या जो भी मैनेजमेंट है, वो कंपनीज के बारे में ऑब्वियस है अच्छी बातें बताएंगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बताएंगे, बट उसके साथ साथ क्या होता है एक थर्ड पार्टी का व्यू शेयर होल्डर्स जो है या अदर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स जो है वो समझना चाहते हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी कंपनीज को समझता है, कंपनीज के परफॉर्मेंसेस को देखता है, उनके डेटास को देखता है, तो उनसे वो क्या समझते हैं या क्या एक समरी निकाल पाते हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं जो इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट जो होते हैं, ऑडिटर्स जो हैं वो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं और खुद की एक फॉर्मल ओपिनियन जो है कंपनी के बारे में वो मेंशन करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है या टूल है जिससे आप कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में उसके यूजर्स को बता सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स जनरली क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम आते हैं ताकि वो एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं जो आप देख सकते हैं, फिर बैलेंस शीट होती है एंड नोट्स टू अकाउंट होता है जो बैलेंस शीट के एकदम लास्ट में अटैच्ड होते हैं। क्योंकि नोट्स ऑफ अकाउंट्स वो हो गए जो चीजें जो बैलेंस शीट में या ऊपर लिखे किसी भी रिपोर्ट्स में जो कंपनी मेंशन नहीं कर पाई और वो चाहती है कि उनके शेयर होल्डर्स को ये चीजें पता चले, एडिशनल चीजें पता चले, तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन जो है वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में अटैच कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं बैलेंस शीट आखिर होती क्या है। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल कंडीशन बोल सकते हैं। ये एक समरी होती है। बैलेंस शीट जनरली किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स की एक समरी होती है जिसको समझ के इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स जो है एक आइडिया निकाल सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है या वीक है। बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 1956 बैलेंस शीट जो है या तो वो अकाउंट फॉर्म में हो सकती है या तो रिपोर्ट फॉर्म में। अब चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। जनरली जब भी आप देखोगे कि आपको बैलेंस शीट लाइबिलिटीज और एसेट्स के फॉर्म में दी गई है तो वो बैलेंस शीट का एक अकाउंट फॉर्म होता है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे लाइबिलिटीज सारी मेंशन्ड है, जहां पे
आपको शेयर कैपिटल मिल जाएगा, लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लोन्स एंड एडवांसेस है, सिक्योर्ड लोन्स है और करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है। और दूसरी ही साइड एसेट साइड में, राइट हैंड साइड में आपको फिक्स्ड एसेट्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस क्या है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। उसके बाद आते हैं बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बदले आपको सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड बताया जाता है। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब वो सोर्सेज या वो जगह जहां से कंपनीज को पैसे मिल रहे हैं, और एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब वो होता है कि जहां कंपनीज उन मिले हुए फंड्स को अप्लाई कर रही है। ये दोनों केस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही डिटेल्स अवेलेबल है। जैसे आपके पास शेयर होल्डर्स फंड रहेंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस की इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद लोन फंड्स है, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहती है। फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या होता है, सब पहला हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स, कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी एसेट्स है जहां पे कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। इन्वेस्टमेंट्स अलग से हो गई कि थोड़ी शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो कहाँ कर रखे हैं। फिर करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, उसमें से लाइबिलिटीज जो है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस को सबट्रैक्ट करके आपको नेट एसेट्स की वैल्यू दी गई है। जो प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में नेट ऑफ करके आपको समझाया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर करंट इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है जिसमें से पैसे आ रहे हैं, और कुछ करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है जहां पे पैसे देने पड़ सकते हैं या देने पड़ रहे हैं। उसके बाद जो नेट फिगर होता है वो मेंशन कर दिया गया है, और उसके बाद वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स या लोन्स जो लॉसेस जो है वो मेंशन किया जाता है। अब ये देखिए, ये है बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट्स ऐसे होती है। ये है आपका एज ऑन 31 मार्च 2005 का डेटा है, और ये है जनरली सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। यहां जैसे आपको सोर्सेज ऑफ फंड मेंशन्ड है और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड मेंशन्ड है, तो शेयर होल्डर्स फंड के अंडर जो है कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे। फिर सेकंड में लोन फंड्स होते हैं जहाँ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स रहते हैं। उसके बाद टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, इसका मतलब ये होता है कंपनी ने पूरे साल में कहाँ का फंड अप्लाई किया है और टोटल फंड्स कितने लगे हैं या यूटिलाइज हुआ है। जनरली ये फॉर्मेट जो है आपको पता होना चाहिए, ये जैसा जैसा लिखा हुआ है नंबर 1 में शेयर होल्डर्स फंड, वैसा वैसा ही एग्जैक्ट फॉर्मेट में ये बनता है। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे कॉलम जो होता है वो करंट मंथ बताते हैं कि करंट मंथ में क्या क्या है, और कंपेयर करने के लिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो है उसके डेटास कंपेयर किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड, जहां पे फिक्स्ड एसेट्स मेंशन किया है। यहाँ पे क्या होगा, ग्रॉस ब्लॉक रहेगा, उससे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, और नेट ब्लॉक रहेगा, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये आपके फिक्स्ड एसेट्स में आएंगे। फिर नंबर 5 में आएंगे कि आपके क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स है उसके डिटेल रहेंगे। फिर आते हैं आपके करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, जहां पे इन्वेंट्रीज हो गए, आपके डेटर्स हो गए, कैश एंड बैंक बैलेंस जो लिक्विड में है वो, लोन्स एंड एडवांसेस वो उनकी डिटेल है। उसके बाद लाइबिलिटीज को लेस किया जाएगा और नेट फिगर आपको बता दिया जाएगा, नेट फिगर आपको मेंशन कर दिया जाता है। तो एज अ शेयर होल्डर या एज अ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर आप ये सब बैलेंस शीट देख के आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उनकी इन्वेंट्रीज क्या है, डेटर्स जो है उनके डेटर्स कैसे हैं, ये सब आप समझ सकते हैं। उसके बाद नोट्स टू बैलेंस शीट में वो मेंशन करेंगे बाकी अदर डिटेल्स, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कितना फंड्स दिया गया है, क्या क्या, जैसे ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं या डायरेक्टर्स के, और नोट्स टू बैलेंस शीट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में बाकी डिटेल्स मेंशन की रहती है, करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजन एंड नेट करंट एसेट्स। अब इसका बैलेंस शीट में इस टर्म का क्या मतलब होता है,
अब आप देखोगे कंपनी को काम करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर चाहिए होते हैं, और बहुत सारी और भी एक्सपेंसेस चाहिए होती है। उसके अलावा रॉ मटेरियल कंपनी जिससे खरीदती है तो एक सप्लायर चाहिए होता है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी जब भी रॉ मटेरियल्स बाई कर रही है वो तुरंत ही 100% पेमेंट कर दे रही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रेडिट में परचेज कर रही है, कुछ ही अमाउंट परचेज कर रही है, सारे कुछ अमाउंट देके बहुत ज्यादा गुड्स परचेज कर रही है ऑन क्रेडिट। तो इस केस में क्या होता है, वो मटेरियल्स तो करंट में सप्लायर से ले रही है बट तुरंत ही वो सब पेमेंट्स नहीं कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो पेमेंट है वो थोड़ी डेफर हो जा रही है, जो कुछ टाइम बाद उन्हें देनी पड़ सकती है। तो कंपनीज क्या करती हैं, उस करंट लाइबिलिटीज का टोटल अमाउंट बताती है कि इतना अमाउंट जो है वो खर्चा हुआ है चीजें लाने में, और उन सारी चीजों का प्रोविजन बना के रखती है, उन सारे पेमेंट्स का प्रोविजन बना के रखती है जो कि आगे देनी पड़ सकती है कंपनी को, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है, उन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। तो पेमेंट जो है, जो डेफर्ड है, जो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, उनकी प्रोविजंस वो बना के रखती है। इसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। फिर क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज क्या करती है, उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं बट वो इमीडिएट नहीं होते, वो फ्यूचर में उस टाइप के एक्सपेंसेस जो है आ सकते हैं जिन्हें उन्हें इमीडिएटली पे नहीं करना है। जैसे हो गया आपके डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जब दिया जाता है वो, या पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये जो है, आप इसे ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी आज इमीडिएटली पे ऑफ नहीं कर रही है बट फ्यूचर में, इमीडिएट फ्यूचर में से 2-3 महीनों में उन्हें ये पेमेंट करना पड़ सकता है, उन एक्सपेंसेस के लिए कंपनीज जो है एक प्रोविजन बनाती है। वैसे एक्सपेंसेस को हम प्रोविजन कहते हैं जो इमीडिएट तो खर्चे नहीं है बट कुछ महीनों में वो खर्चे आ सकते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस जो क्या होता है, जनरली आपके कंपनी के डे टू डे एक्सपेंडिचर जो होते हैं करंट एसेट में, वो रिड्यूस कर देते हैं और कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। और कंपनी को अपने डेली ऑपरेशंस के लिए उतना अमाउंट, उतने फंड की रिक्वायरमेंट है। आपको एज अ शेयर होल्डर जब भी कंपनी का कोई इंफॉर्मेशन मिलता है उनके करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी के बारे में, तो आप जब वो सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका जो नेट अमाउंट आता है वो अमाउंट जो है कंपनी के पास होना चाहिए, जो वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस में यूज कर सकती है। इस एसेट और लाइबिलिटी के डिफरेंस अमाउंट को हम लोग नेट करंट एसेट बोलते हैं या नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। बैलेंस शीट समराइज्ड, जैसा हम लोगों ने पहले समझा है कि बैलेंस शीट जो है एक कंपनी का समराइज्ड, कंपनी के फिनेंशियल्स का एक समराइज्ड फॉर्म है, एक समराइज्ड डॉक्यूमेंट है। तो ये बैलेंस शीट जनरली सोर्सेज ऑफ फंड्स को, तो ये बैलेंस शीट जो है जनरली सोर्सेज ऑफ फंड्स को मैच करती है विद एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसका मतलब ये हुआ, बैलेंस शीट जो है आपके कंपनीज के लाइबिलिटीज और एसेट्स को बैलेंस करती है, या कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज को मैच करती है, और एक नेट ऑफ फिगर निकालती है, जिससे ये समझ आता है कि कंपनीज ने ज्यादा पैसा लिया है या ज्यादा एसेट्स से अर्न किया है। देयरफॉर बैलेंस शीट में क्या होता है, जो भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो इज इक्वल टू नेट एसेट होती है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जनरली ये बताती है कि कंपनी जो डे टू डे काम कर रही है, जो ऑपरेशंस से वो कितनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही है और क्या क्या ऐसे लॉसेस इनकर कर रही है, और कितने तरह के एक्सपेंसेस जो हैं जो कंपनी को डे टू डे करना पड़ रहा है। ये जो मैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, ये जो है ओवर 1 फाइनेंशियल ईयर के कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रही हूँ। तो जनरली कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से आप करंट फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट से। प्रॉफिट एंड लॉस
स्टेटमेंट से हमें ये भी चीज एक पता चलती है कि कंपनीज जो है ज्यादातर एक ज्यादा एक्सपेंस कर रही है, उसके कंपैरेटिवली प्रॉफिट बहुत कम कर रही है, या अपने एक्सपेंसेस से टैक्स देने के बाद भी काफी ज्यादा वो प्रॉफिट कर रही है। तो अगर कोई भी कंपनी का आप देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट फिगर बहुत अच्छा है, जिससे जितने भी लॉसेज या एक्सपेंसेस या टैक्सेस आप अगर डिडक्ट भी कर दो तब भी बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बच रही है कंपनी में, तो इसका मतलब वो कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और एफिशिएंट है, और आगे फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी देखा जा सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक और चीज है जो आप देख सकते हो एज अ शेयर होल्डर, वो है जनरली क्या होता है जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो कुछ हिस्सा या तो डिसाइड करती है वो अपने पास रखे एज रिजर्व, या वो चाहती है कुछ पैसे रखे रिजर्व में ताकि वो अगले साल उस कैपिटल को यूज कर सके, या तो वो अगर चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को एक डिविडेंड फॉर्म में या एक अप्रिसिएशन के फॉर्म में भी लौटा सकती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये भी एक आइडिया लगता है कि कंपनीज जो है अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या अपने पास रिजर्व में रख रही है फॉर री इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स के अंडर आपको इनकम दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे वो कितना प्रॉफिट्स अर्न कर रही है ओवर द इयर्स। उसके बाद एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट अगर कोई कंपनी को देना पड़ रहा है वो एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल अकाउंट में एक्सपेंडिचर कुछ ट्रांसफर हुआ है वो, और टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके नेट ऑफ किया जा रहा है वो है। फिर कंपनी जो टैक्स दे रही है वो भी डिडक्ट किया है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बच रहा है वो भी इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कभी भी आप एज अ शेयर होल्डर अगर आप स्टडी करते हो तो ये जनरली देखिएगा कि कंपनी का जो सेल्स है, जो कोर बिजनेस है उससे वो कितना कमा रही है, और एक्सपेंसेस जो है ओवर द इयर्स आपको देखना पड़ता है या कंपेयर करना पड़ता है कि ओवर द इयर्स सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं। सपोज किसी कंपनी की सेल्स उतनी नहीं बढ़ रही है बट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग है उस कंपनी के लिए। फिर आते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब ये है कि कंपनीज अगर डिविडेंड देती है या कंपनी ने एक साल में डिविडेंड दिया है तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया है, जनरल रिजर्व में अगर रख रही है तो कंपनी कितना हिस्सा जो है अपने पास जनरल रिजर्व में रख रही है, और बैलेंस अमाउंट जो है वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर कितना उन्होंने किया है ताकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस सरप्लस को कैरी फॉरवर्ड कर सके। उसके बाद नोट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कुछ इंफॉर्मेशन जो ऊपर ऊपर उन्होंने मेंशन, अगर ऊपर कंपनी नहीं बता सकी है वो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस को, तो वो नोट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस में उस एक्सपेंसेस को मेंशन कर सकती है। व्हाट शुड वन लुक फॉर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि ओवरऑल कंपनी के सेल्स में क्या इंप्रूवमेंट हुई है। जाहिर सी बात है अगर सेल्स में इंप्रूवमेंट हुई है तो प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। और प्रॉफिट में भी तीन चीजें हैं, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये तीनों आपको देखना पड़ता है। ये तीन चीजें आपको देखनी चाहिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस आप हाफ ईयरली भी चेक कर सकते हैं, एनुअली भी कंपेयर कर सकते हैं कंपनी के ओवरऑल, कंपनी के खुद के प्रीवियस परफॉर्मेंसेस के साथ। और ये दो चीजें देखने से सेल्स और प्रॉफिट की आपको ये समझ आएगा कि ओवरऑल कंपनी की मैनेजमेंट जो है ओवरऑल कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी का कोर काम संभालती है, ऑपरेशंस संभालती है, वो सही है या नहीं। और सेल्स के अलावा और कितने टाइप के इनकम सोर्सेज हैं जो कंपनी, जिसमें कंपनी इन्वॉल्व है, वो चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज चेक करनी इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कंपनीज के एक्सपेंसेस जो हैं वो किस डायरेक्शन में बढ़े हैं,
ऐसा नहीं हो कि प्रीवियस ईयर में कंपनीज की एक्सपेंसेस जो है सपोज रफली 50,000 के आसपास है और इस साल जो है एक्सपेंसेस जो है शूट अप करके डायरेक्टली 1 लाख पहुंच गई है। तो इतना भी गैप या डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक्सपेंसेस में। ये एक्सपेंसेस के डिटेल्स जो है उससे देख के पता चलता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में पैसों को यूटिलाइज कर रही है या किस तरह से वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में सक्षम है। या एक्सपेंसेस में भी 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहला है कि रॉ मटेरियल का कंपनी का खर्चा कितना है, कितना कंज्यूम कर रही है, मैन पावर का कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग के क्या खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब चीजों को देखने का, संभालने का क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, और सेलिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है। उसके बाद एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से एनालिसिस करनी है, वो ये है कि कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, अब जैसा हम जानते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो मेन देखने का ये है कि कंपनी की प्रॉफिट्स जो कर रही है कंपनी, वो अपने ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कर रही है। अगर सपोज किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बहुत इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज्यादा है बट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्यादा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो खुद नहीं संभाल पा रही है, बाकी अदर सोर्सेस से वो पैसा कमा रही है। तो ये एक रेड फ्लैग है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी के लिए। और सेकंड ऑप्शन है, सपोज अगर कोई कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी है और उनके कंपैरेटिवली अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी थोड़ी सी भी कम हो ओवर द इयर्स, तो चलेगा, ये एक ग्रीन फ्लैग है। बट अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ओवर द प्रीवियस ईयर और करंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग होती है। और सबसे मेन चीज होते हैं, एक और चीज है जो नजरअंदाज हो जाती है जनरली, वो होती है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। सपोज ओवर द इयर्स अगर आप कंपनीज के बुक्स पढ़ते हो और आप देखते हो डेप्रिसिएशन जो है धीरे धीरे अगर इंक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, तब तो वो ठीक है। बट अगर आप देख रहे हो डेप्रिसिएशन की जो इंक्रीज की ग्रोथ है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट की, अगर वो अबनॉर्मल है, तो ये आपको और थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ेगा कंपनीज के इन एक्सपेंसेस के बारे में। उसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर को आपको कैलकुलेट करना है और बाकी जो रेशियोज है वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है, ये समझने के लिए कि ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल, ओवरऑल कंपनी कैसी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक जो है यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के हमारे सीरीज के आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। आज हम लोग ने चैप्टर 9 का पार्ट 2 किया है। चैप्टर 9 में पार्ट 3 एक और है, उसके बाद हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे जहां पे हम कंपनी के फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर और बेहतर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट के किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को या अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं।